हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारी घटना चक्र की बुक्स है ठीक फ्रेंड्स। जो ये सीरीज चल रही थी वर्ल्ड ज्योग्राफी की ठीक फ्रेंड, इसमें हमने पार्ट 1 लगा लिया है ठीक फ्रेंड। उसमें हमने 121 क्वेश्चन देखे थे, तो ये पार्ट नंबर दूसरा होगा ठीक फ्रेंड्स। इसमें हम लगभग 70+ क्वेश्चन देखेंगे ठीक फ्रेंड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले किसी ने वो पार्ट 1 ना देखा हो तो जाके देख ले ठीक फ्रेंड। 121 क्वेश्चन उसमें कराए हुए हैं ठीक फ्रेंड्स। और हमने घटना चक्र की बुक से ठीक फ्रेंड पॉलिटी पूरी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी ठीक फ्रेंड। तो पॉलिटी की भी अगर किसी को तैयारी करनी है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट देख ले ठीक फ्रेंड। घटना चक्र के नाम से मिल जाएगी पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट। तो पहला क्वेश्चन देखिए ठीक फ्रेंड। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी 12,750 किलोमीटर ठीक फ्रेंड्स। याद रखेंगे, पृथ्वी का क्या बोलते हैं, विषुवतीय व्यास 12,750 किलोमीटर है ठीक फ्रेंड। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा अच्छे से फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितने % घेरे हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 70% ठीक फ्रेंड्स। याद रखेंगे। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पानी हमारी धरती पर 71% माना जाता है ना, तो 71% पर समुद्र है, पानी है ठीक फ्रेंड। बाकी जो बची कुची है वो पृथ्वी है ठीक फ्रेंड। और इसमें से भी ठीक है ना 71% पानी है, तो 29 पॉइंट कुछ समथिंग जो पृथ्वी का जगह है ठीक है, उसमें भी लगभग आधे, इस 29 का आधा उबड़ खाबड़ पहाड़ वगैरह हैं ठीक है। और थोड़े पर ही जीवन संभावित है ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व स्तर पर ठीक है, विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह का लगभग कितने % भाग जल से घिरा हुआ है? ये देखिए आ गया ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक फ्रेंड्स। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक नहीं है ठीक फ्रेंड्स। फैक्ट के रूप में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सागर पृथ्वी पर कितने % फैले हैं? तो 71% ठीक फ्रेंड्स। ये देखिए, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा, या फिर यूरेनियम रेडियो सक्रिय पदार्थ फ्रेंड। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम, थोरियम आदि के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना की जा सकती है ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, आगे हमें जाना है इस साइड ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए छठा क्वेश्चन ठीक फ्रेंड्स। छठा क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की आयु का आकलन ठीक फ्रेंड्स। तो ये कार्बन यूरेनियम डेटिंग विधि से ठीक फ्रेंड्स पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है, यूरेनियम डेटिंग विधि से ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, कई बार क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ठीक फ्रेंड्स। देख लो, रेलवे SSC और ठीक फ्रेंड्स NTPC वगैरह, और जो RRB NTPC के एग्जाम चल रहे हैं ठीक फ्रेंड्स, और यूपी लेखपाल, यूपी PCS ठीक फ्रेंड्स, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं। तो आगे देखिए ठीक है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन ठीक है ना। और पृथ्वी जब घूमती है तो इसी की वजह से दिन और रात होते हैं। आगे चलते, पृथ्वी के घूर्णन की गति उच्चतम होती है, तो बताइए कहाँ पर होती है? ये हो जाएगा भूमध्य रेखा के साथ ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करती है, तो कैसे करती है? ये पश्चिम से पूर्व ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस ओर से गति करती है? तो ये अभी बताया ना, पश्चिम से पूरब ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए 11वां नंबर, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति को अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय का अंतर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटा ठीक फ्रेंड्स। अब देख लीजिए, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के बीच 4 मिनट का समय लगता है, ये हम पीछे पड़ चुके हैं ठीक फ्रेंड्स। 4 मिनट का टाइम लगता है, तो इस 15 डिग्री को 4 से गुणा कर दो, 60 मिनट आ जाएगा, यानी कि 1 घंटा लगता है ठीक फ्रेंड्स। याद रखेंगे, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं ना, तो यहाँ पूछा है 15 डिग्री पार करने में, तो 15 चौके 60 ठीक फ्रेंड्स, यानी कि 1 घंटा लगेगा। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं ठीक फ्रेंड्स। संगमरमर किसका कायांतरित रूप है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चूना पत्थर का ठीक फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये पालतू क्वेश्चन ठीक फ्रेंड्स, ये पालतू क्वेश्चन थे पहले एग्जामिनर के ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, जीवांश का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये हो जाएगा तलहटी चट्टान है ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो ये बताइए कौन सा है? ये हो जाएगा ग्रेफाइट ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य तथा पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी के दौरान होता है, तो ये कब होता है ठीक फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, अपसर ठीक फ्रेंड। यहाँ क्वेश्चन समझने लायक है ठीक फ्रेंड। ये पूछा है, मान लो ये पृथ्वी है और इधर सूर्य है ठीक फ्रेंड, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो सबसे ज़्यादा दूरी होगी ना, जब सूर्य और पृथ्वी दूर दूर होंगे तो उस अभिक्रिया को कहेंगे अपसौर ठीक फ्रेंड। वही यहाँ पूछी है ठीक फ्रेंड, जब सबसे ज़्यादा दूरी होगी तो उस अभिक्रिया को कहेंगे अपसौर ठीक फ्रेंड।
और जब सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे, ठीक फ्रेंड, पास पास होंगे तो उसको कहेंगे उपसौर। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, पास होगी तो उसे कहेंगे उपसौर। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? तो ऑप्शन नंबर बी कोयला। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। ठीक फ्रेंड्स, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना? तो ये 90 डिग्री है। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध, मतलब 180 टोटल है। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, 180 टोटल है। और ये मान लो ये हमारी पृथ्वी है, तो ये ऊपर वाला हो गया नॉर्थ गोलार्ध और ये हो गया, ठीक फ्रेंड्स, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ। ठीक फ्रेंड्स, तो 90 यहाँ पर है और 90 यहाँ पर, और टोटल है हमारा 180। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी सेलभूत या मैग्मा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो मान लो ये है ज्वालामुखी। ठीक फ्रेंड्स, और इसका जो ये मुंह है, ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। ठीक फ्रेंड्स, ये ज्वालामुखी का मुंह है, तो इसके अंदर से ये गैसें वगैरह निकलती हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा कि ज्वालामुखी के मुख से सबसे ज़्यादा गैस कौन सी निकलती है? तो हो जाएगी बाष्पीकरण। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, सबसे ज़्यादा गैस निकलती है बाष्पीकरण। ठीक फ्रेंड्स, या फिर जलवाष्प भी लिखा मिल सकता है ऑप्शन में। ठीक फ्रेंड्स, जलवाष्प या बाष्पीकरण। ठीक फ्रेंड्स, जलवाष्प को याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जलवाष्प गैस निकलती है। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार डायरेक्ट फैक्ट के रूप में ये पूछ लेता है, जो ये ज्वालामुखी का मुंह है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रिएटर। ठीक फ्रेंड्स, क्रिएटर कहते हैं। आगे चलते हैं। मैग्मा क्या है? ठीक फ्रेंड्स, तो मैग्मा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के गर्भ में पिघला हुआ सेल। ठीक फ्रेंड्स, जो पिघला हुआ जो लावा होता है, ठीक फ्रेंड्स, वो धीरे धीरे जमने लगता है तो उसको पिघला हुआ जो लावा होता है, ठीक फ्रेंड्स, वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसको मैग्मा कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वी ग्लोब का अक्ष इसके समतल से कितना लंब पर झुका है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो ये पूछा जा रहा है, पृथ्वी का ग्लोब अक्ष इसके समतल पर कितना झुका है? तो 23.5 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, कक्षीय सतह पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी 23.5 डिग्री है। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा घुमा के पूछा है। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो ये बताओ, यह है 44 किलोमीटर कम। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। यदि पृथ्वी का अंत, ठीक फ्रेंड्स, यदि पृथ्वी का अक्ष अंत नहीं होता तो क्या होता? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिन रात नहीं बनते। ठीक फ्रेंड्स, सी यानी कि एक सेकंड, सी है ना, तो मैंने यहाँ टिक कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ध्रुवों पर लगातार दिन ही रहता है। ठीक फ्रेंड्स, और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? ध्रुवों से विषुवतीय रेखा तक तापमान वितरण एक समान होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक फ्रेंड्स, मैंने शायद यहाँ टिक कर दिया था। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, यानी कि यहाँ पूछा है पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो क्या होता? तो और जो ध्रुव है ना, तो ध्रुव पर लगातार दिन रात नहीं होते। ठीक फ्रेंड्स, दिन ही दिन रहता, और ध्रुवों से विषुवतीय रेखा तक तापमान समान वितरण रहता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, सितंबर को डैश मनाया जाता है, तो बताइए क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है शरद विषुव। ठीक फ्रेंड्स, सितंबर को शरद विषुव मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, बसंत यानी कि 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध। ठीक फ्रेंड्स, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध और 22 जून को उत्तरी गोलार्ध। ठीक फ्रेंड्स, अब ये क्या है अभी बताता हूँ क्या है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ऊपर से, उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर के आसपास का समय शरद यानी कि शरद विषुवत कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब 23 सितंबर के आसपास जो हमारा जो उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, तो इसमें मतलब ठंडी आने का संकेत देता है। ठीक फ्रेंड्स, ठंड आने से लग जाती है सितंबर के 23 सितंबर बताया जा रहा है, बट एग्जैक्ट होता है हमारे यहाँ बोलते हैं कि दशहरे के बाद हल्का हल्का मौसम चेंज होने लगता है, वही बात बताई जा रही है। इस समय दोनों गोलार्ध में रात दिन बराबर होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अन्य विवरण इस प्रकार हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 21 मार्च का दिन दिया हुआ है, तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। ठीक फ्रेंड्स, और 22 दिसंबर को, ठीक फ्रेंड्स, उत्तरी गोलार्ध में मतलब सर्दियों के टाइम, ठीक फ्रेंड्स, दिन बड़ा होता है, बट उस टाइम यहाँ पर छोटा होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और कई बार पूछ लेता है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 जून। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए,
दिसंबर 23 को सूर्य डैश के ठीक ऊपर होता है, इससे ऊपरी शीतोष्ण कटिबंधीय शीत ऋतु होती है। तो बताइए कहाँ होता है? ये होता है मकर रेखा के ऊपर। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, स्थलमंडल किसका निर्देशित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, भूपर पट्टी के ऊपरी सतह को। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। ठीक फ्रेंड्स, बट ये यहाँ तत्व नहीं आना था। ठीक फ्रेंड्स, ये तत्व नहीं आना था, यहाँ पर ये आना था कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये यहाँ तत्व दे रहा है ना फ्रेंड्स, अगर ये यहाँ तत्व दे रहा है तो यहाँ तत्व के हिसाब से ऑक्सीजन आंसर होना चाहिए था, बट ऑक्सीजन ऑप्शन में ही नहीं है, तो इस वजह से हमें एल्यूमिनियम लगाना पड़ रहा है। ठीक फ्रेंड्स, अगर यहाँ ऑप्शन में क्या कहते हैं ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन लगाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, अभी बता देता हूँ। यहाँ देखिए, भूपर पट्टी पर ठीक फ्रेंड्स सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन देखिए 40% है। ठीक फ्रेंड्स, सिलिकॉन है 27%, एल्यूमिनियम है 8.13%। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे ना, तो यहाँ पर ऑप्शन में एल्यूमिनियम ठीक फ्रेंड्स, यहाँ एल्यूमिनियम दिया है तो ऑप्शन आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगर एल्यूमिनियम ना होता, यहाँ पर सिलिकॉन होता तो सिलिकॉन आंसर लगाते हैं। अगर सिलिकॉन एल्यूमिनियम और ये क्या कहते हैं ऑक्सीजन तीनों होते तो हम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पे लगाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, भूपर पट्टी में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा सिलिका। ठीक फ्रेंड्स, अभी ऊपर पड़ा है। ठीक फ्रेंड्स, अगर सिलिका नहीं होता ऑप्शन, सिलिका भी होता ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन लगाते, क्योंकि ऑक्सीजन है 40%। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, पृथ्वी के डैश में निफे यानी कि निकल और फेरस पाया जाता है। तो बताइए ये पाया जाता क्रोड में। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, ये तो पता ही होगा आपको। एक निफे होती है, ठीक फ्रेंड्स, वो निफे, फिर मेंटल, और एक होती है क्रोड। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होंगे। आगे देखिए, निफे शब्द संबंधित है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की कोर से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित धातु युगों में से कौन सा युगम पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है? तो ये बताइए कौन बनाता है? ये निकल और लोहा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताइए पिघलता द्रव्यमान। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वी का कोर या फिर क्रोड किस रूप में है? तो ये पिघलता द्रव्यमान के रूप में है। आगे चलिए, 33 नंबर देखिए, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस तरह, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछ रहा है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से जानते हैं। ठीक फ्रेंड्स, किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर है ठीक फ्रेंड्स सियाल। ठीक फ्रेंड्स, सियाल के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है ना भूपृष्ठ का, तो इसको सियाल भी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 34वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसमें से किसी ने नहीं। ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहले कहा था पाइथागोरस ने। ठीक फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह पढ़ी होगी +1 +2 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। IST एवं GMT के बीच समयों का अंतर कितना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सुबह वाली वीडियो में भी पढ़ाया था, 5.5 घंटे आगे है। ठीक फ्रेंड्स, हमारे भारत से ये 5.5 घंटे आगे है और 82.5 डिग्री पर ये स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, और ये हमारा देश 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच से। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले ये कहाँ से गुजरती है, जो ग्रीनविच लाइन है अपने इंडिया में कहाँ से गुजरती है? तो ये इलाहाबाद। ठीक फ्रेंड्स, अगर इलाहाबाद ऑप्शन में ना हो तो इलाहाबाद में जगह पड़ती है एक नैनी नाम की। ठीक फ्रेंड्स, अगर नैनी भी ऑप्शन में ना हो तो मिर्ज़ापुर जरूर मिलेगा। आगे चलते हैं, 36 नंबर देखिए, अगर 150 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर शाम के 4 बजे हैं तो पूर्वी 150 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स, प्राय 4 मंगलवार। ठीक फ्रेंड्स, प्राय यानी कि सुबह के 4 बजेंगे मंगलवार के। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, यदि एक स्थान पर 23 दिसंबर को सूर्य दिंगस कोटि यानी कि एजीमुथ के साथ 35 डिग्री का कोण बनाता है तो उक्त स्थल का अक्षांश क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 55 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ दिए हैं 2 शहर ए एंड बी, अक्षांश और देशांतर का निम्नवत है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए, जब शहर ए में 8 घंटे, ठीक है, 8000 घंटे UTC समय लेता है तो नगर बी का समय क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ठीक फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 0-200। ठीक फ्रेंड्स, और ये देखते हैं कैसे होगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ वही बात बताई गई है कि जो 90 डिग्री देशांतर होता है ना, अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक फ्रेंड्स, 90 ऊपर होता है और 90 नीचे। ठीक फ्रेंड्स, उसकी बात हो रही है यहाँ, देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ क्या कहा गया है, फ्रेंड्स यहाँ कहा गया है, देखिए, एक देशांतर को 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 90 देशांतर है तो 9 चौके 36, 360 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, और 360 को इन्होंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो 360 को डिवाइड कर दिया 60 से। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 6 घंटे आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ देखिए 6 घंटे आ गया, तो इस 6 घंटे के समय को इन्होंने कहा 0800 बजा होगा। ठीक उसी समय पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित शहर बी का अनुपात 6 घंटे पीछे है। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, इस 800 में से 600 घटा देंगे तो 200 आंसर आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, देशांतरीय यमोत्तर है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य यमोत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, मानचित्र में रेखाएं जहाँ दाब सम हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आइसोबार। ठीक फ्रेंड्स, आइसोबार यानी कि समदाब। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जहाँ पर समदाब हो तो उसे वह क्षेत्र कहलाता है समदाब। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए। ठीक फ्रेंड्स, समदाब वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाएं को समदाब रेखाएं अथवा आइसोबार कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अब देख लीजिए, आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा से पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है, तो ऑप्शन नंबर डी 12,756। ठीक फ्रेंड, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे देखिए, यदि पृथ्वी का वायुमंडल हटा दिया जाए तो दोनों अपरिवर्तित होगा। ठीक फ्रेंड्स, यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो दोनों अपरिवर्तित होगा। क्या होगा, अब देख लेते हैं क्या होगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ये बताई जा रही है, पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिए जाने से दिन या रात्रि के छोटा या बड़ा होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिन या रात्रि का होना पृथ्वी के अपने अक्ष ठीक है 23.5 डिग्री झुका होने के कारण है, और सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसी समय दक्षिणी गोलार्ध का दिन छोटा और रातें बड़ी होती हैं। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे होगे। तो इस समय उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा, रातें छोटी होती, तथा उसी समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रात्रि बड़ी होती है। समझ गए होगे। ठीक फ्रेंड, यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब दिन रात तो सेम ही रहेंगे। ठीक फ्रेंड, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिन रात पर कब फ़र्क पड़ेगा, जब पृथ्वी अपने जो अक्ष पर घूमी है, मतलब अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है ना, तो ये घूर्णन बंद करना 23.5 डिग्री पर झुकी है, अगर ये घूमना बंद कर दे तब दिन रात पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दिन रात पर फ़र्क, यहाँ वायुमंडल हटा देने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही बात बताई जा रही है कि बोथ आर अनचेंज्ड। ठीक है, समझ गए होगे। ठीक है, साफ साफ बता दूं कि वायुमंडल का दिन रात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चाहे हटाओ चाहे रहो। ठीक है, बट इसका दिन रात से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अनचेंज्ड रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी डैश कहलाती है। ठीक है, तो ये कहलाती है भूसंधि। ठीक है, भूसंधि कहलाती है। आगे देखिए। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है। ठीक है, तो विपुल मात्रा में यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा तो नाइट्रोजन। ठीक है, 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन है, 20% क्या कहते हैं ऑक्सीजन है। 78 और 20 कितना हो गया, 98, और बाकी ये 0.0003 ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं गैसें हैं। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जलवाष्प और धूलकण। ठीक है, आगे देखिए, अल्बाट्रॉस क्या है। ठीक है, अल्बाट्रॉस क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर का एक पक्षी। ठीक है, ये एक पक्षी है प्रशांत महासागर का। 47 नंबर देखिए, पृथ्वी की क्रस्ट के भीतर हलचल के दिन किस में किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी
प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ठीक है। इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो भी हलचल वगैरह होती है तो उसकी स्टडी को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। स्थानीय अमेरिका द्वारा भारतीय लोगों को क्या नाम दिया जाता था, तो बताइए। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिंडस, ठीक है। अमेरिंडस कहा जाता था। आगे चलते हैं। अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिंड, ठीक है। यहाँ अमेरिंड, ठीक है। ये क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है बट थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ है, ठीक है। या फिर आप इसे याद कर लो अमेरिंड्स को, या फिर इसे सीधा याद कर लो, क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, ठीक है। अमेरिंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे देखिए 50 नंबर देखिए। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान का अक्षांश, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। विषुवत रेखा पर जो 0 डिग्री होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इस क्वेश्चन पे, ठीक है। हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कि 49वीं समांतर रेखा किन देशों को विभाजन करती है, तो ये करती है यूएसए और कनाडा को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये बता दूं, जो मैं कहता हूँ ना कि जो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उन समय ये जितनी देश की रेखाएं विभाजन करती हैं विभिन्न देशों के बीच, जो भी रेखाएं खींची गई हैं, इन सब की वीडियो आपको मिल जाएगी वहाँ, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट है, क्योंकि मैंने सबसे पहले वहीं से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जाके देख लेना। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया तो उड़ती 38वीं, ठीक है। 38वीं रेखा है। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच को बांटने वाली रेखा को कहते हैं 38वीं समांतर रेखा। 49वीं है अमेरिका और कनाडा के बीच में, ठीक है। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ये देख लीजिए 49वीं है अमेरिका और कनाडा के बीच में। 70वीं समांतर रेखा है तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच, ठीक है। जर्मनी और पोलैंड के बीच है, ये हो जाएगा हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है। ये सब मैंने आपको कराया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाके देखना, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसे आइसलैंड ऑफ पेरिस्टेशियन कहा जाता है, ठीक है। किसको आइसलैंड ऑफ पेरिस्टेशियन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, डैम माउंटेन्स को, ठीक है। आगे चलते हैं। टुंड्रा का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिकार करना, ठीक है। आगे देखिए। विषुवत रेखा निम्न में से किस शहर से होकर गुजरती है, तो बताइए। ये हो जाएगा, ठीक है। किससे गुजरती है ये, स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। सीधा ऑप्शन में देखिए, ठीक है। विकल्प के अनुसार विषुवत रेखा ब्राज़ील से होकर गुजरती है, ठीक है। ब्राज़ील है क्या ऑप्शन में, ठीक है। विषुवत रेखा ब्राज़ील से होकर गुजरती है। इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी, कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है, किस देश से गुजरती है, किस महाद्वीप से, सब कुछ ट्रिक से करवाया हुआ है, ठीक है। तो जाके देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ नाम भी दिए हुए हैं। विषुवत रेखा ब्राज़ील से होकर गुजरती है, ठीक है। वे देश जहाँ से होकर विषुवत रेखा गुजरती है तो वो देश हैं दक्षिण अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, या फिर ऐसे याद कर लीजिए आप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गलापागोस द्वीप से, ठीक है। ये यूएसए के अंडर आता है। इक्वाडोर से, कोलंबिया से, ब्राज़ील से, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप से देखिए गैबन से, कांगो गणराज्य से, नाइजर, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। एशिया महाद्वीप से देखिए इंडोनेशिया द्वीप समूह से गुजरती है, ठीक है ना। इन सब की वीडियो मैंने लगा रखी है प्लेलिस्ट में, तो आप जाके देखना। आगे चलते हैं। यदि ग्रीनविच में 6 AM है तो 11 AM कहाँ होंगे, ठीक है ना। तो 11 AM बताइए कहाँ होंगे, ये होंगे 75 डिग्री पूर्व में, ठीक है ना, ईस्ट में। आगे देखिए। एक दिन बढ़ जाता है यदि कोई पार करे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 180 देशांतर पश्चिम से पूर्व, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने आज सुबह वाले पार्ट में भी कराया था, ठीक है ना। ये जो पहला पार्ट हमने ज्योग्राफी का कराया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ था, ठीक है। अगर मान लो पश्चिम से कोई पूर्व की तरफ जाता है तो यहाँ एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है ना। और पूर्व से कोई इस साइड आता है पश्चिम की तरफ तो एक दिन यहाँ से माइनस हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे। आगे देखिए। जब एक जहाज़ दिनांक रेखा से पूर्व की पश्चिम की ओर पार करता है तो वो एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, उसे एक दिन का लाभ मिलेगा, ठीक है। ये बढ़ जाता है एक दिन, याद रखेंगे। विषुवत पर एक दिन की अवधि, तो ऑप्शन नंबर बी 12 घंटे की होती है, ठीक है। आगे देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। मानचित्र पर समुद्र तल के समान ऊंचाई वाले स्थानों
को जोड़ने के लिए खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी समोच्च रेखाएं। ठीक फ्रेंड्स, ये चीटी पर ध्यान मत देना, ये स्कैन हो गई है बुक के साथ ही। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए असम अक्षांश। ठीक फ्रेंड्स, अगर असम अक्षांश का संबंध है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 63 नंबर देखिए उच्च दाब उपोषणीय शांत पेटियाँ जिन्हें असम अक्षांश के नाम से जाना जाता है किसके मध्य होती हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच। ठीक फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ये सुबह वाले पार्ट में भी था। ठीक फ्रेंड, जब हमने सौरमंडल को किया था। ठीक फ्रेंड, आगे देखिए 64वां नंबर मौसम में उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये निम्न अक्षांशों पर होते हैं। ठीक फ्रेंड, ये कई बार पीसीएस में पूछ लेता है ऐसे डायरेक्ट फैक्ट के रूप में। ठीक फ्रेंड, अब आगे चलते हैं 65 नंबर पर। ठीक फ्रेंड, 65 नंबर देखिए निम्नलिखित देशों में से किन देशों में सर्दियों के मौसम में भी बारिश होती है? तो बताइए, ये हो जाएगी नॉर्वे। ठीक फ्रेंड्स, 66 नंबर देखिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है? तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक फ्रेंड्स, 1/6 नज़दीक है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए पृथ्वी की दूरी है। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वी की दूरी क्या है? तो ये झुकी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए वैश्विक तापमान। ठीक फ्रेंड, वैश्विक तापमान में ध्रुवीय हिम शिखर पिघल जाएं, इस कारण यह एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चिंता है। इसके लिए परिणाम स्वरूप ऑप्शन नंबर डी पानी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तटीय और महासागरीय द्वीप प्लावन हो जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है सिंपल भाषा में, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, ये राम कथा मत याद रखिए, जो मैं बताता हूँ क्वेश्चन जैसे बनता है। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मतलब प्रदूषण वगैरह बढ़ रहा है, तो इसी की वजह से जो हिमखंड है ना, जो बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े को हिमखंड कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, हिमखंड वगैरह हैं, तो वो मतलब डूब पिघल जाएँ तो उसका क्या असर पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, मान लो ये कोई द्वीप है। ठीक फ्रेंड, ये कोई महासागर है, महासागर में छोटे छोटे द्वीप होते हैं। ठीक फ्रेंड, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने होते हैं। ठीक फ्रेंड, जैसे इंडिया में क्या कहते हैं, इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीपों का समूह है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये पूछा जा रहा है ये हिमखंड, ये बर्फ़ के टुकड़े या हिमखंड या ग्लेशियर पिघल जाएँ तो क्या होगा? तो इससे पता क्या होगा, इससे समुद्र का स्तर बढ़ेगा। ठीक फ्रेंड, और जो ये इसके किनारे जो ये छोटे छोटे द्वीप समूह बसे हैं ना, ये सब डूब जाएंगे। ठीक फ्रेंड, ये बात पूछी जा रही है। ठीक फ्रेंड, हिमखंड अगर या हिमखंड पिघल जाएँ या ग्लेशियर पिघल जाएँ तो इससे समुद्र का औसतन तापमान बढ़ेगा। ठीक फ्रेंड्स, औसतन तापमान बढ़ेगा तो समुद्र में पानी वगैरह बढ़ेगा, और पानी वगैरह बढ़ेगा तो समुद्र के किनारे जितने भी द्वीप समूह हैं वो सब डूब जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है कि तटीय और महाद्वीपीय प्लावन हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर जो मैंने समझाया वही शायद लिखा हो, ध्रुवीय बर्फ पिघल जाने पर समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, जिससे तटीय महाद्वीप का अल्पतन भाग हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, कई द्वीप डूब जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, कई द्वीप डूब जाएंगे, कईयों को अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो जाएगा और जैव विविधता संकट में पड़ जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि मैंने सही बताया है, क्वेश्चन यही बनता है। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल भाषा मैंने आपको समझाया है कि ग्लेशियर वगैरह पिघल जाएंगे तो समुद्र के किनारे जो भी द्वीप समूह वगैरह हो जाएंगे वो डूबेंगे सबसे पहले। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन यही बनता है। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना सिंपल वे में। आगे चलते हैं पृथ्वी पर आयन और ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। ठीक फ्रेंड्स, अभी बताया है ना मैंने, एक सेकंड, ये देखिए पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, अभी दिखाया था ना 46%, उसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम और सोडियम। ठीक फ्रेंड्स, याद रख लेना, बट तीनों या पहले के तीन तो याद ही रखना, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। ठीक फ्रेंड, क्योंकि क्वेश्चन इन तीनों से ही पुट होता है। आगे देखिए 70 नंबर, पृथ्वी तल पर वह काल्पनिक रेखा जो 180 डिग्री मेरिडियन के लगभग समांतर होती है तो क्या कहलाती हो जाएगी? ऑप्शन नंबर दे इंटरनेशनल तिथि रेखा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक फ्रेंड्स, 71 नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड, हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा, एक सेकेंड, 64, ठीक फ्रेंड, ये 62 में दिखाई देगा। ठीक फ्रेंड, यहाँ ऑप्शन मिट गया है। ठीक फ्रेंड, ये 1962 में दिखाई देगा, ये 76 वर्ष के बाद दिखाई देते हैं, इतना याद रख लेना। ठीक फ्रेंड, अगर समझ में ना आए तो यहाँ देख लीजिए,
जो हेली पुच्छल तारे होते हैं वो छिहत्तर वर्ष बाद दिखाई देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और सबसे पहले इसकी खोज सबसे पहले एडमंड हेली ने की थी। ठीक फ्रेंड्स, हेली ने धूमकेतु के रास्ते का पता लगाया 1695 में। ठीक फ्रेंड्स, और इसको अंतिम बार 1986 में देखा गया था। कब? 1986 में इसको देखा गया था, याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, और 86 में 76 और जोड़ दो तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 2062। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से बना है कि जो क्या कहते हैं, जो धूमकेतु होते हैं तो इनकी पूंछ किस दिशा में होती है? तो इनकी पूंछ सूर्य की दिशा में होती है। कई बार ये क्वेश्चन बना है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्रुवों पर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 73 नंबर। किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, तापक्रम का। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए दिन रात कब बराबर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वी का जुड़वा बहन, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, ये सब मैंने आज पहले पार्ट में बता दिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, शाम का तारा, शुक्र का तारा। ठीक फ्रेंड्स, सबसे चमकीला ग्रह सब कुछ शुक्र को ही कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 76 नंबर देखिए। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब कम होती है? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे ज़्यादा कम कब होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक रहता है। ठीक फ्रेंड्स, और अपसौर स्थिति होती है। ठीक फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी बताया। ठीक फ्रेंड्स, जब पृथ्वी, यहाँ देखिए पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक रहती है, तो उसको कहेंगे अपसौर। और सबसे जब ज़्यादा दूर 4 जुलाई को होती है। ठीक फ्रेंड्स, जो 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर होएगी तो उस प्रक्रिया को कहेंगे अपसौर। ठीक फ्रेंड्स, 3 जुलाई को सबसे नज़दीक होगी पृथ्वी सूर्य के तो उसको कहेंगे उपसौर, और 4 जुलाई को दूर होगी तो उसको कहेंगे अपसौर। ठीक फ्रेंड्स, ये चारों लाइन से, चारों वर्ड से क्वेश्चन बना है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा नज़दीक कब होगी? तो 3 जून को। ठीक फ्रेंड्स, और उस प्रक्रिया को कहेंगे अपसौर। ये 2 क्वेश्चन बन गए। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे ज़्यादा अधिकतम दूरी हो तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अपसौर। और ऐसा कब होता है? ये 4 जुलाई को। ठीक फ्रेंड्स, तो समझ गए होंगे चारों क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 77 नंबर, पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, शुक्र। ठीक फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह है, देख लीजिए। 78 नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, इनमें से कौन सही है? ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो 30 डिग्री से 45 डिग्री के जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो क्षेत्र होता है उसको उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। जब हम पार्ट 3 में आएंगे वापस तो हम देखेंगे महाद्वीप, ठीक फ्रेंड्स, और द्वीप। ठीक फ्रेंड्स, 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। पहले पार्ट में मैंने आपको सौरमंडल सारा पढ़ाया है। ठीक फ्रेंड्स, दूसरे पार्ट में पृथ्वी की जानकारी दी है, और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे महाद्वीप। ठीक फ्रेंड्स, कितने महाद्वीप है और उनमें क्या कुछ पाया जाता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने घटना चक्र की पॉलिटी कंप्लीट की है सीक्वेंस में, सीरीज में, एकदम चैप्टर वाइज। ठीक फ्रेंड्स, तो इसके मान लो उसी तरह हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो हमारा तीसरा पार्ट आएगा। तीसरे पार्ट में हम महाद्वीप और द्वीपों को देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए जो आंसर के साथ, देखते रहिए स्टडी विद जो आंसर। थैंक यू।